मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी लबासना में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आई महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड से USRLM द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। 2 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी में प्रतापनगर, जौनपुर तथा सहसपुर की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने अपने तैयार उत्पादों को प्रदर्शित किया। सभी स्टॉल का निरीक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी के निदेशक राम तराणी कांति द्वारा किया गया। दूसरे दिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ IAS डॉक्टर भावना ने खुद रिंगाल और पिरूल से बने उत्पादों का अवलोकन किया और इन्हें बनाना भी सीखा। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद यहां बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहे। इस कार्यक्रम में USRLM की मिशन प्रबंधक विपणन शीतल चौहान ने उत्तराखंड की महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे को लेकर सांसद अजय टमटा और जिला प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत भौरियाल ने बेरीनाग और गणाई गंगोली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को PM की सभा में लाने की अपील की। सांसद अजय टमटा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश, ओम पर्वत, नारायण आश्रम में जाने के बाद पिथौरागढ़ के एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। PM के कार्यक्रम को लेकर बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले के लोगों में भारी उत्साह बना हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे से जिले के को बहुत सौगात मिलने वाली है। सभी लोकसभा क्षेत्र के वासियों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 12 तारीख को हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के जागेश्वर में, जोलिंगकोंग में और आदि कैलाश के और पार्वती सरोवर के दर्शन का है। और ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत तीव्र इच्छा थी और ये तीर्थ स्थान अपने आप में अद्भुत है। पूरे दुनिया के लिए, पूरी सृष्टि के लिए ये स्थान अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश के पवित्र स्थान का भ्रमण कर पिथौरागढ़ की जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि PM अपने संकल्प उत्तराखंड को आगामी दशक के श्रेष्ठ राज्य के संकल्प की दिशा में हो रहे कार्यों के अवलोकन और उन्हें आगे बढ़ा रहे CM पुष्कर सिंह धामी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पार्टी मुख्यालय पहुंचे गौतम ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि PM मोदी आगामी दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का संकल्प की दिशा में काम को परखने और इसी दिशा में CM धामी की कोशिशों पर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। अच्छे उनके मन के भाव रहते हैं। मंदिरों में आशीर्वाद लेना, जाना, उसी दृष्टि से आ रहे हैं वो। और जागेश्वर मंदिर में भी जाएंगे और उसके बाद एक आम सभा भी करेंगे। और मुझे लगता है कि वो देखने आ रहे हैं जो उनका संकल्प था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, और उस दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं और उसको और आशीर्वाद देने के लिए वो उत्तराखंड के लिए आएंगे। उत्तराखंड दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ ही राज्य की धामी सरकार बेहतर कार्य कर रही है और सांगठनिक प्रयास से निश्चित रूप से जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार कमान सौंपने जा रही है। राज्य की 5 सीटों पर बीजेपी रिकॉर्ड मतों से परचम लहराएगी। पार्टी मुख्यालय में आयोजित मीडिया एवं सोशल मीडिया की बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कार्यकर्ताओं को प्रचार के तमाम माध्यमों का सदुपयोग करते हुए जरूरी टिप्स दिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को आज 27 नए युवा अधिकारी मिल गए हैं। सोमवार को मसूरी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद परेड में अंतिम पग भरते ही अधिकारी ITBP के मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि अनीश दयाल सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपने अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अग्रिम चौकियों में -45 डिग्री तापमान में भी मुश्किल हालातों में मुस्तैदी से काम करने वाला एक अनुशासित और अति प्रशिक्षित बल है। हमारे सैनिक देश के अलावा विदेशों में भी महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर मंडल मुख्यालय पौड़ी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वर्ष छात्र संघ चुनाव पौड़ी में त्रिकोणीय रूप में दिखाई पड़ रहा है। जहां NSUI ने अर्जुन गुदियाल को अध्यक्ष पद पर दावेदार बनाया है, तो वहीं ABVP के साथ RN ग्रुप भी चुनाव मैदान में है। इसके कारण छात्र संघ का चुनाव इस वर्ष से त्रिकोणीय हो गया है। RN ग्रुप ने अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, जिसके चलते छात्र संघ चुनाव पौड़ी में बड़ा ही रोमांचक दिखाई पड़ रहा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ऋतिक असवाल ने जुलूस निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए कहा कि इस वर्ष पौड़ी के छात्र परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के रूप में वे निर्दलीय प्रत्याशी को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम केवल छात्र हितों में बात करेंगे, राजनीति ना करते हुए केवल छात्र नीति की यहाँ पे बात होगी। जो छात्रों की आवाज, अगर हम यहाँ से छात्रों का समर्थन हमें मिलता है, हम आगे जीत के आते हैं, तो हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि हम केवल छात्रों की आवाज बनेंगे, राजनीति ना करते हुए केवल और केवल छात्र हितों में कार्य होंगे।
ये बात सही है कि NSUI यहाँ पे लगातार 6-7 सालों से जीतती हुई आ रही है, लेकिन इससे कोई वो नहीं होता है किसी एक आदमी के हमारी पार्टी से बाहर जाने से ऐसे नहीं हो सकता है कि पार्टी यहाँ पे ढीली पड़ गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं इतने समर्थक हैं, ये आधा से ज़्यादा पूरे कॉलेज से हैं। आप देखेंगे कि पूरे के पूरे कॉलेज से हैं, बाहर से नॉन वोटर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं। आर्यन में जहाँ तक बात करी जाए तो वो आधा से ज़्यादा पूरे बाहर के हैं, और ये हम इससे कोई वो नहीं करते हैं कि कोई निर्दलिया कर रहा है, चाहे कोई कहीं से भी करे, लेकिन कैंपस में NSUI रही है और NSUI ही रहेगी। सर, कई लोगों की ये गलत फहमी है कि वो अगर संगठन में रहेंगे तो संगठन शायद खत्म हो जाएगा BJR कैंपस बॉडी से। लेकिन बात रही अगर NSUI की, तो पिछले साल हमारे छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, और पिछला छात्र संघ अध्यक्ष के साथ जो दावेदारी करते हैं न्याय, वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सारे काम जितने भी थे, कैंटीन को लेके चाहे रोड को लेके, उसमें अपने वादों पर NSUI छात्र संगठन हमेशा खड़ा उतरा है। और इस बार भी एकमात्र छात्र संगठन ऐसा है जो कि एक मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ने जा रहा है, और उसमें हमने 10 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे हम काम करने की जिम्मेदारी, हम NSUI के पदाधिकारी अगर हम बनेंगे, अगर हम नियुक्त होंगे, तो उसकी जिम्मेदारी हम स्वयं से लेंगे। बाकी उनको उनका पता नहीं, वो तो वही बताएं जो संगठन में नहीं है, वो नहीं है। अब क्या बोल सकते। शांत माहौल है। आज यहाँ कल से नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ था, कल और आज मिला के नॉमिनेशन हुआ है। टोटल 15 लोगों ने नॉमिनेशन किया है, और 14 तारीख को इलेक्शन है यहाँ। उसके लिए हमने शांति व्यवस्था के लिए हमने पुलिस फोर्स भी, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लिया है, और फिलहाल अभी शांति, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर्यटन विभाग उत्तराखंड और टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल की ओर से चलाए जा रहे 10 दिवसीय हेरिटेज टूरिज्म गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय PG महाविद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा में आयोजित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को द्वाराहाट नगर के आसपास के पौराणिक महत्व के मंदिरों का भ्रमण कराया गया। बता दें कि 10 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के साथ साथ पर्यटन विभाग की तरफ से पहचान पत्र भी दिए जाएंगे, जिससे वे भविष्य में पर्यटन विभाग की ओर से संचालित योजनाओं में प्राथमिकता के साथ कार्य कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित TIT कॉलेज के सभागार में नेहरू युवा केंद्र देहरादून एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। 15वां युवा आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम देहरादून में 4 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार से 200 आदिवासी युवा प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। बता दें कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चले इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। मसूरी में राधाकृष्ण मंदिर में अजय उनियाल स्मृति न्यास के तत्वाधान में आयोजित भव्य श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूर्णाहुति के साथ हो गया। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कथा व्यास पंडित कपिल देव शास्त्री ने अंतिम दिन की कथा को सुनाया। इस मौके पर शहर के विभिन्न संस्थानों से जुड़े लोगों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कथा में मौजूद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अजय उनियाल की स्मृति में की गई श्रीमद् भागवत कथा को सुनने और सीखने का अवसर मिला। अजय उनियाल की स्मृति में आयोजित भागवत कथा के समापन के इस अवसर पर आने का मुझे मौका मिला, और व्यासपीठ से उच्चारित शब्दों को सुनने का, सीखने का मौका मिला। क्योंकि आज धर्म वो हमारी संस्कृति अगर जिंदा है तो व्यासपीठ पर आसीन ऐसे आचार्यों से और ऐसे भक्तों से, नहीं तो एक समय वो आएगा हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। और ये भी कहा गया है कि जो धर्महीन मनुष्य होता है, धर्महीना पशु भी समाना, धर्महीन मनुष्य जो है पशु के समान होता है। और आज हमारे धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने का काम इस प्रकार के ये गुरुजन आचार्य लोग और भक्त कहते ना, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। इसलिए भक्तों का भी अनुभव बहुत ज़रूरी है। इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। हमारे आयोजक बंधुओं ने स्वर्गीय अजय उनियाल स्मृति न्यास समिति के तत्वावधान में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कामना से जो यज्ञ आज संपन्न हुआ, वह दिव्य आत्मा जहाँ भी हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, और सदैव इसी तरह सभी भक्तों की मंगल कामना व्यासपीठ से करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने निरंतर यहाँ से 7 दिवसीय भागवत गंगा जनमानस तक पहुँचाई, और सभी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कामना मैं भगवान से करता हूँ कि सदैव सभी के घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। राधे राधे।
इंग्लैंड निवासी एनआरआई महिला की करोड़ों की भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का दून पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। फर्जी और रजिस्ट्री मामले में इंग्लैंड निवासी एनआरआई महिला की करोड़ों की भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का देहरादून एसएसपी ने खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य ओमवीर सिंह के खिलाफ भूमि धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह देहरादून में विवादित और काफी समय से खाली पड़ी जमीनों पर नजर रखते थे और मौका मिलते ही जमीनों के फर्जी कागज बनाकर अन्य लोगों को बेचा करते थे। फर्जी रजिस्ट्री मामले में अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जमीन धोखाधड़ी से संबंधित जो एसआईटी हमारी लगातार काम कर रही है, इसमें 13 लोग पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें 2 मुकदमे अभी जो वर्तमान में जो अभी अरेस्ट हुई है 3, इसमें 2 केस रजिस्टर्ड थे। डालवाला में केस रजिस्टर्ड था जिसमें वादनी जो है नराई थी, इनके द्वारा एक मेल के माध्यम से केस रजिस्टर्ड कराया गया था। अभी वो इन्वेस्टिगेशन में था। इसी दौरान जो फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर संदिग्धता के आधार पर कोतवाली में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और एक प्रॉपर्टी राजपुर रोड की है जिसको लेकर इसमें केस दर्ज कराया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरी तरह तक की गई तो उसमें पाया गया जो केपी सिंह का जो गैंग था, इस गैंग से अन्य गैंग के भी सदस्य जुड़े हुए थे जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और इसमें जो हमारी हिरासत में पूछताछ में पालीवाल जिसको एक्सपर्ट था, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट था, उसको भी जब उससे भी जानकारी की गई तो काफ़ी सनसनीखेज हमें इसमें तथ्य सामने आए थे। इसके आधार पर जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तय तक गई तो इसमें 3 लोग के नाम आए। जो ओमवीर है जो पूर्व में भी इसमें अरेस्ट हो चुका जमीन के धोखाधड़ी और 302 में क्लेमेंट टाउन से, और साथ ही साथ इसके 2 साथी हैं सतीश और संजय जो मुजफ्फरनगर के हैं। तो जो एनआरआई थे, इनके फादर का 1979 का एक डेथ होने के बाद एक दिखाया गया कि उनके द्वारा एक क्रय विक्रय विलेख राम रतन शर्मा के नाम कर दिया गया और उसके आधार पर इन्होंने इस प्रॉपर्टी को दिल्ली निवासी पीएस निश्चल है उनको 1 करोड़ 90 लाख रुपए से ले चुके थे एडवांस से। बाकी सौदा जो है इनका 3 करोड़ से ज्यादा का था। वर्ष 1952 से पुरानी टिहरी में होने वाली सुप्रसिद्ध रामलीला का मंचन एक बार फिर से देहरादून में होने जा रहा है। श्री रामकृष्ण लीला समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर ने बताया कि 21 वर्ष के बाद रामलीला का मंचन एक बार फिर से होने जा रहा है। इसका आयोजन 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक देहरादून के आजाद मैदान में होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस बार के आयोजन का डिजिटल माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। देखिए, ये जो रामलीला है ये पहली ऐसी रामलीला होगी जिसमें हम संस्कृति को और तकनीक के साथ जोड़ने का प्रयास उत्तराखंड में करेंगे। रामलीला बहुत सारी होती हैं। 1952 से हमारी ये गढ़वाल की जो सबसे प्रसिद्ध हमारी रामलीला होती थी पुरानी टिहरी में, 2002 में लास्ट ये हुई, उसके बाद हो नहीं पाई। उसको 21 वर्षों बाद हम यहाँ देहरादून में पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि खाली ये संस्कृति रिवाइवल के साथ साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो अब आज डिजिटल पीढ़ी है, मोबाइल वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं जिनका हम तो दरी बिछा के देखते थे रामलीला बचपन में गाँव में, पर वो आज की पीढ़ी ऐसा नहीं है। तो हमने कोशिश ये करी है कि इसको भव्यता से करें। डिजिटल स्क्रीन हम उसमें कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट सिस्टम पहली बार है जो उत्तराखंड में शायद पहली बार हो रहा होगा रामलीला और ये सब मंचन में, वो हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बैठने के लिए सुविधा अच्छी हो, वहाँ पे टेंट और बढ़िया सीटिंग सिस्टम हो, ये सारी व्यवस्था हमारी रहेगी।